Hello students, myself Surinder, your physics teacher, and you are watching Universal Education Point channel. Today's topic is frequency response curve of RC coupled amplifier. Students, RC coupled amplifier पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूं कि आपको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पर। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को स्टडी करने से पहले हमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के सर्किट को कनेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये समझाने के लिए सर्किट डायग्राम बनाया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर स्पेस कम है, तो आप आरसी कपल्ड एम्पलीफायर वाले लेक्चर को स्टडी करने की कोशिश करना। यहाँ पे सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर नहीं है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को कपल किया जाता है, यानी कि कनेक्ट किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। और कैसे जोड़ा जाता है मैं ये भी बता दूं, कपल कैसे किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज के एम्पलीफायर की आउटपुट हमें मिलेगी, उस आउटपुट को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ता है, सेकेंड स्टेज के एम्पलीफायर के इनपुट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और ओनली हमें फर्स्ट स्टेज की आउटपुट का अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ही सेकेंड स्टेज के बेस के साथ कपल करना होता है, तो उसको हम कपल करते हैं कपलिंग कैपेसिटर से। क्योंकि कैपेसिटर ही एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को परमिट करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। इन चीजों को हम स्टडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर। अगर हमें फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स स्टडी करना है, यानी फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर ये सर्किट क्या रिस्पोंड करेगा, हम उस चीज को स्टडी करना चाहते हैं। यानी कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इस डायग्राम का रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स किस में स्टडी करना चाह रहे हैं, हम सिग्नल देंगे। और सिग्नल की क्या होती है, कोई ना कोई वोल्टेज सिग्नल की बात करूंगा तो मैं वोल्टेज गेन को स्टडी करूंगा, करंट सिग्नल की बात करूंगा तो करंट गेन को स्टडी करूंगा। यानी कि इस सर्किट के अंदर हम क्या स्टडी करना चाहते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा ये एक्सपेरिमेंट वोल्टेज गेन के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, इस चीज को स्टडी करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाई और टेबल के अंदर क्या नोट डाउन करते चले, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इस सर्किट की इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को नोट करने के बाद हमने क्या निकाली, वोल्टेज गेन को कैलकुलेट किया। और हम वोल्टेज गेन जानते हैं, गेन क्या डिफाइन की थी हमने, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर वोल्टेज गेन की मैं बात करूंगा तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इनपुट वोल्टेज। हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेट किया। यहां पर सपोज करो मैंने 10 हर्ट्ज फिक्स किया, और 10 सबसे पहले मैंने 0 हर्ट्ज फिक्स किया। तो 0 हर्ट्ज फिक्स करने के बाद इनपुट हमने देखा 0 आई, हम बात करेंगे इसके ऊपर, आउटपुट हमारे पास 0 आएगी और वोल्टेज गेन यहां पर 0 आएगी। मीन 0 हर्ट्ज के ऊपर हमें ये देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, 10 हर्ट्ज सपोज मैंने कर दिया, तो इस 10 हर्ट्ज के ऊपर इनपुट कितनी वोल्टेज मिली हमने नोट डाउन किया, आउटपुट वोल्टेज हमें कितनी मिली उसको नोट डाउन किया। इसके बाद हमने वोल्टेज गेन को कैलकुलेट किया। और ऐसे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते चले और
उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यूज को हम क्या करते चले, नोट करते चले। फिर हमने क्या उनके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज गेन को कैलकुलेट कर लिया, तो हमें एक डाटा मिल गया। और डाटा मिलने के बाद अब इस डाटा को हमने स्टडी किया। और हमने कैसे स्टडी किया, क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू ली है, तो हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया। और ग्राफ के अंदर क्या किया, जिस चीज को मैं वेरी कर रहा हूं और जिसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं, स्टडी करने वाली चीज को हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं और जिसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी को तो एक्स एक्सिस के ऊपर लिया और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर वोल्टेज गेन को प्लॉट किया वाई एक्सिस के ऊपर। तो हमें जब प्लॉट किया तो जीरो के ऊपर हमें जीरो वोल्टेज गेन मिली। इसके बाद फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो हमें कुछ इस टाइप का कर्व मिला। यानी कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, वोल्टेज गेन क्या हो रही है, यहां पर देखिए, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतनी वोल्टेज गेन है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतनी वोल्टेज है गेन है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतनी है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतनी है और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतनी है। इसके बाद यानी कि मैंने इस कर्व से क्या कंक्लूजन निकाला है, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, वोल्टेज गेन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाकर वोल्टेज गेन क्या बन गई, मैक्सिमम बन गई। उसके आगे वोल्टेज गेन इंक्रीज नहीं कर रही है। लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी को फिर आगे इंक्रीज किया तो वोल्टेज गेन उस मैक्सिमम के बाद क्या होने लग गई, फिर डिक्रीज होने लग गई। तो हमने यहां से एक कंक्लूजन निकाला है कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर तो वोल्टेज गेन इंक्रीज कर रही है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर वोल्टेज गेन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वोल्टेज गेन क्या है, मैक्सिमम है। जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वोल्टेज गेन मैक्सिमम है उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस वहां पर हमें मिलता है जहां पर हमें हमारी सिस्टम क्या किस चीज को अटेन कर लेता है, मैक्सिमम ऑसिलेशंस को अटेन कर लेता है। यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, ये किसी न किसी बॉडी की है। और यहां पर बॉडी क्या है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। और इसका मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉडी। ये इसका करेक्टर है इस बॉडी का। यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉडी जिसके ऊपर बॉडी अक्वायर द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑसिलेशन। मीन्स उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो बॉडी किसको अटेन कर लेगी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑसिलेशन। हमारे एक्सपेरिमेंट में इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारी बॉडी हमें क्या देगी, मैक्सिमम वोल्टेज गेन देगी। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर आउटपुट के अंदर हमें मैक्सिमम वोल्टेज गेन मिलेगी। यानी कि मैंने क्या कहा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक तो वोल्टेज गेन इंक्रीज होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वोल्टेज गेन मैक्सिमम होगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने के ऊपर वोल्टेज गेन फिर डिक्रीज होगी। अब हमें ये देखना है, जब हम किसी भी एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, हम इस कर्व से हमें कुछ तो मिल गया। क्या मिला है, हमारा फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स है वो यहां से 0 टू दिस फ्रीक्वेंसी रेंज एंड 0 टू दिस फ्रीक्वेंसी टू दिस फ्रीक्वेंसी रेंज है। यानी कि जब हम एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं या बनाते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं और लेने पड़ेंगे भी, कंडीशंस है यहाँ पर कि वो स्टेप्स क्या हमें बता दें, क्या अंश्योर कर दें कि हमारी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, जैसे मैंने ये कर्व बनाऊंगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर
हमारी जो वोल्टेज गेन है वो क्या आए, यूनिफॉर्म आए, मींस ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, यूनिफॉर्म आए। ऐसा क्यों आए? क्योंकि अगर मैं अपनी साउंड स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहा हूं, साउंड स्पेक्ट्रम हमारा कितना होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इतना होता है। और ये फ्रीक्वेंसी रेंज है साउंड फ्रीक्वेंसी की, साउंड स्पेक्ट्रम की। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हमें जो एम्प्लीफिकेशन मिले वो कैसा एम्प्लीफिकेशन मिलना चाहिए, डिस्टोर्शन लेस एम्प्लीफिकेशन मिलना चाहिए। तभी हमें आउटपुट के अंदर स्पीकर की जो आवाज मिलती है वो डिस्टोर्शन लेस मिलती है, अदरवाइज हमें साउंड डिस्टोर्शन लेस नहीं मिलेगी। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, हमें इस फ्रीक्वेंसी रेंज को एक्सटेंड करना पड़ा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यानी हमें अगर इस फ्रीक्वेंसी कर्व को समझना है तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, डिवाइड कर दिया, कितने रीजन के अंदर, 3 रीजन्स के अंदर, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। और इन तीनों रीजन्स को मैं 1 बाय 1 स्टडी करने वाला हूं। जो फर्स्ट रीजन है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज का रीजन होगा, मैं अभी बात कर दूं। फर्स्ट रीजन जो होगा, यानी कि फर्स्ट रीजन जो है वो है 0 से लेकर 0 to 50 हर्ट्ज। जो सेकेंड रीजन मेरा होगा वो कितना होगा, 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। और जो थर्ड रीजन होगा, यानी कि वो मेरा रीजन होगा अबाउ ऑफ 20 किलो हर्ट्ज, अबाउ 20 किलो हर्ट्ज, इससे अबाउ होगा। तो ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट रेंज है इसको मैं नाम दे रहा हूं लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रीजन या रेंज। जो मेरा जो सेकंड रीजन है उसको मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में नाम दे रहा हूं, ये बीच की होगी, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। और जो ये है मेरा लास्ट वाला रीजन होगा वो मेरा क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। अब मैं इन तीनों को स्टेप वाइज अलग अलग लेक्चर के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि पार्ट 1 के अंदर लो फ्रीक्वेंसी रेंज, पार्ट 2 के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड पार्ट 3 के अंदर मैं मिड फ्रीक्वेंसी रेंज को डिस्कस करूंगा। और इसके साथ मैं बैंडविड्थ को भी स्टडी करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट रीजन की, जो कि हमारा लो फ्रीक्वेंसी रेंज रीजन है। इस लो फ्रीक्वेंसी रेंज रीजन के अंदर हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा। और आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर जो हमें वर्किंग चेक करनी है वो सिर्फ 3 कैपेसिटर की वर्किंग चेक करनी है। जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है वो है C1 कैपेसिटर है। और C1 कैपेसिटर क्या करेगा, ओनली जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसके AC कंपोनेंट को कपल करेगा बेस के साथ फर्स्ट स्टेज के एम्पलीफायर के। और जो हमारा CC कैपेसिटर है, ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, ये कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है हमने डिटेल में समझा था। ये कपल करेगा, जोड़ेगा, किसको ज्वाइंट करेगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेज की आउटपुट आएगी उसके AC कंपोनेंट को किसके साथ कपल करेगा, बेस के साथ, यानी इनपुट के साथ, सेकंड स्टेज के एम्पलीफायर के साथ।
और जो हमारा थर्ड कैपेसिटर है वो हमारा है सीई कैपेसिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर। ये यहां से करंट को आरए के थ्रू फ्लो होने से रोकता है, ताकि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप ना हो, करंट कैसे फ्लो कर जाए, यहां से एसी कंपोनेंट फ्लो कर जाए, ताकि हमारे इन क्या ये इसके वर्किंग को समझेंगे। तो सीसी क्या चीज है, हमारा बाईपास कैपेसिटर है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसा बिहेव करेंगे इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर। लो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है हम जानते हैं 1/ओमेगा c। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πf होती है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा कितना बनेगा, 1/2πfc। अब हम सिर्फ कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी रीजन की। और लो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर जो हमारा जो फर्स्ट कैपेसिटर है, इसको चेक करूं तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा एक्ट करेगा। देखो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और कम वैल्यू से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो बनेगा मेरा वो क्या बनेगा, हाई बनेगा। तो यानी कि अब मैं हर कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू को स्टडी करने की कोशिश करूं और लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टडी करने की कोशिश करूंगा तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो मैं पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूं, यानी कि पहले कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करूं जो कि XC1 है। इसका मतलब XC1 की वैल्यू क्या है, हाई है। अब ये मैं यहां पर लगा देता हूं C1, पहले केस को स्टडी कर रहा हूं। अगर XC1 हाई है तो ये क्या करेगा, ओनली XC1 हाई है, इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर इतना हाई रेजिस्टेंस इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा कि करंट, मैक्सिमम करंट को ये रोक लेगा और कुछ पार्ट को ये आगे परमिट करेगा। मींस जो ये जो कैपेसिटर है इसका XC1 क्या हो गया, हाई हो गया। अगर इसका XC1 हाई हो गया तो ये कैपेसिटर C1 जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, परमिट करेगा वेरी स्मॉल बेस करंट को, यानी कि ये क्या करेगा, वेरी स्मॉल करंट को कपल करेगा बेस के साथ ट्रांजिस्टर 1 के। और हमारा अगर मैं अब बात करूं, इसका मतलब अगर बेस करंट ही कम आएगा, इनपुट ही कम आएगी, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन हमें क्या मिलने वाली है, कम ही मिलने वाली है, ज्यादा मिलने वाली नहीं है। अगर मैं बात करूं इस कपलिंग कैपेसिटर की, तो अब यहां पर मैं बात करूं C1 को मैं हटा देता हूं और यहां पर क्या लगा दूं, CC लगा दूं, तो CC भी हाई हो गया। तो हाई होने की वजह से ये इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर हाई हो गया तो ये जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है CC है, ये क्या करेगा, ये कपल करेगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज की जो आउटपुट है। इस फर्स्ट स्टेज की जो आउटपुट है उसका बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को किसके साथ कपल करेगा, सेकंड स्टेज के बेस के साथ कपल करेगा। अगर सेकंड स्टेज के बेस को वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा तो वोल्टेज गेन ओवरऑल क्या मिलने वाली है, हमें बहुत कम मिलने वाली है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। अब मैं बात करता हूं XC की। इसका मतलब अगर ये कैपेसिटर क्या है, स्मॉल है, इसका मतलब इस कैपेसिटर की वैल्यू अब क्या है, हाई है लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो ये CE कैसा हमें रिएक्ट करने वाला है, हम इस चीज को स्टडी करते हैं। चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखिए
अगर मेरे पास वैल्यू 0 है, या मैं पहले आपको समझा दूं 50 से चलता हूं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैं अब पीछे ला रहा हूं आपको, 50 से मैं चल रहा हूं, 50 के ऊपर मेरी वैल्यू हाई है, इसके बाद मैं किधर चल रहा हूं, लो की तरफ चल रहा हूं, इसका मतलब हाई टू मैं क्या चल रहा हूं, लो चल रहा हूं। तो इस कंडीशंस के ऊपर पहले ये देखिए आप, ये जो XC है हमारा, ये XC है, हाई ले रहा हूं मैं, हाई के ऊपर वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, हाई है, तो XC कैसा होगा मेरा, यहां पर क्या आएगा, लो आएगा, ये लो आना चाहिए बिल्कुल। अगर लो आएगा तो क्या होगा, देखिए अगर ये लो है, इसकी वैल्यू लो है, तो ये जो हमारा XC1 कैपेसिटर है, ये परमिट क्या करेगा, वेरी स्मॉल को नहीं करेगा, वेरी स्मॉल को क्या, या यहाँ पर क्या, वेरी स्मॉल को मैं हटा दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हाई की बजाय क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कर दी, मैं हाई से चल रहा हूं, और वेरी हाई से नहीं चल रहा, 50 है मेरे, हाई हाई दे रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 50 है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरी 50 है, तो 50 के ऊपर, हाई के ऊपर XC की वैल्यू क्या आएगी मेरी, मैं लो आएगी, ये लो आएगी। इसका मतलब मेरे पास ये जो C1 कैपेसिटर है, ये इनपुट सिग्नल के मैक्सिमम वाले पार्ट को क्या करेगा, परमिट करेगा, मैक्सिमम पार्ट को परमिट करेगा, कपल करेगा बेस के साथ, फर्स्ट स्टेज के एम्पलीफायर के साथ। तो हमें पता है मैक्सिमम जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज गेन हमें मिलने वाली है। ये देखिए यहां पर, इसका कैपेसिटेंस अगर लो होगा तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम एसी कंपोनेंट जो कि इस आउटपुट वोल्टेज की है, उसको किसके साथ कपल कर देगा, बेस के साथ, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है, यानी यहां पर हमें जो वोल्टेज गेन मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। इसके बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम करता हूं, अगर मैं कम करता हूं, यानी कि यहां से हाई से अब मैं डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, यहां पे मैं लो भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं कम, तो मैंने कम लिख दिया, जिसको मैं लो बोल रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, यानी कि अगर डिक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू जब डिक्रीज करेगी तो XC की वैल्यू तो क्या करेगी, XC की वैल्यू इंक्रीज करने वाली है। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी, तो अब इसके बेस के ऊपर इनपुट सिग्नल का करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। इसका मतलब हमारा वोल्टेज गेन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और ये जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू भी अब क्या होने वाली है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू लो के ऊपर क्या होगी, कम के ऊपर, इसकी जो वैल्यू लो थी अब ये थोड़ी थोड़ी क्या होना स्टार्ट कर देगी, हाई होना स्टार्ट कर देगी, हाई H लिख रहा हूं मैं, हाई होना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब XC की वैल्यू जो पहले लो थी, अब वो लो की बजाय क्या हो गई, अब हाई होना स्टार्ट हो गई, हाई होना स्टार्ट हो गई। तो इस केस में अब कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा, जो पहले स्मॉल को दे रहा था, अब ये हाई होने के बाद क्या करेगा, ये कम और कम को क्या करना स्टार्ट कर देगा, बेस के ऊपर कपल करना स्टार्ट कर देगा इसके आउटपुट के एसी कंपोनेंट को। इसका मतलब हमारे वोल्टेज गेन क्या होने वाली है, कम होने वाली है। इसका मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूंगा तो मेरी ओवरऑल वोल्टेज गेन ये क्या होती आएगी, ऐसे कम होती आएगी, डिक्रीज होती आएगी, ऐसे कम होती आएगी। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करता चलूंगा तो मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हर कैपेसिटर का क्या होता चलेगा, इंक्रीज होता चलेगा। अगर इंक्रीज होता चलेगा तो मेरी ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी। तो मैं अब इसको समझा दूं पहले, XC ये कैसा बिहेव करेगा, जो ये मेरा बाईपास कैपेसिटर है ये कैसा बिहेव करेगा। देखिए
अब मैं आपको उल्टा भी समझा देता हूं इस केस में। अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 से चलता हूं, अगर मैं इंक्रीज करता हूं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, देखिए फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूंगा तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये वैल्यू क्या होती चलेगी, लो होती चलेगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता चलेगा, लो होता चलेगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हर एक कैपेसिटर का लो होता चलेगा, तो क्या होगा, अगर ये भी लो होगा तो ये ज्यादा करंट को परमिट करने वाला है। ये कैपेसिटर क्या करेगा, ज्यादा एसी कंपोनेंट को इसके साथ कपल करेगा, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो मेरी वोल्टेज गेन इंक्रीज होती चलेगी इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, और मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूंगा तो वोल्टेज गेन डिक्रीज होती चलेगी। मैंने दोनों समझा दिए हैं, इंक्रीज करने के बाद भी, डिक्रीज करने के बाद भी। अब मैं बात कर लेता हूं इस बाईपास कैपेसिटर की। अब इसका फंक्शन समझने के लिए देखिए, अगर मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूं फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। अगर फ्रीक्वेंसी सपोज करो 0 है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेरा फ्रीक्वेंसी के 0 होने पर वह इनफाइनाइट कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। यानी कि इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। तो इसका रेजिस्टेंस जो है, इसके रेजिस्टेंस से क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो यहां से कोई भी करंट क्या नहीं करेगा, बाईपास नहीं करेगा, और सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होती रहेगी। मेरे को आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, मेरा इनपुट सिग्नल की वैल्यू यहीं पर 0 होती चलेगी। अब मैं इससे आगे चल रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। यानी कि जो XC है, C है, इसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो ये XC, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है XCE का, वो क्या होना स्टार्ट कर देगा, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने पर वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगा। और रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगा तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, तो क्या होगा, ये कुछ करंट यहां पर जो पहले टोटली RE के एक्रॉस फ्लो कर रहा था, अब वो RE के एक्रॉस फ्लो नहीं करने के बजाय कुछ करंट इधर से बाईपास करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप यहां पर कम होना स्टार्ट कर देगी, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगी तो हमारे जो इनपुट सिग्नल की वैल्यू है वो कम रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो पहले टोटली की टोटली 0 हो रही थी, इसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉप हो रही थी तो इनपुट सिग्नल हमारा 0 हो रहा था, अब कुछ बाईपास इधर होगा तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कम होगी। अगर मैं सपोज करूं यहाँ पर पहले सपोज करूं मैं 5 मिली एम्पियर की वोल्टेज दे रहा हूं, सपोज करो मिली वोल्ट दे रहा हूं, 5 मिली वोल्ट का सिग्नल दे रहा हूं। अगर यहाँ पर 4 मिली वोल्ट की सिग्नल ड्रॉप हो, वोल्टेज ड्रॉप हो गई, तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल कितने का बचा, 1 मिली वोल्ट का ही तो बचा। अब मैं फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर और कम होगा, सपोज करो यहाँ पर 3 हो गई, तो कितने का बचा, यहाँ पर 2 मिली वोल्ट का बचा। और मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो यहाँ पर और कम ड्रॉप हुई, बाईपास इधर से ज्यादा हो गई तो यहाँ पर 3 हो गया। यानी जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर इनपुट सिग्नल की वैल्यू कम रिड्यूस होगी, और कम रिड्यूस होने की वजह से मेरा ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं दूसरी तरफ उल्टा चलूं, अगर मैं इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को घटाना स्टार्ट करूं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो XC जो है वो क्या होगा, मेरा बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर बढ़ेगी, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर बढ़ेगी तो इनपुट सिग्नल की वैल्यू कम होगी, और इनपुट सिग्नल की वैल्यू कम होने से ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या बनेगी, कम बनेगी। अगर इनपुट की सिग्नल ही कम हो रही है तो वोल्टेज गेन क्या होगी, कम होती चलेगी। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूंगा तो ओवरऑल वोल्टेज गेन कम होगी, फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज करूंगा तो वोल्टेज गेन क्या होगी, बढ़ेगी। ओनली मैं बात कर रहा हूं 0 से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज की। तो ये था लो फ्रीक्वेंसी रेंज। अगले पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर।